अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज जुमेरात है और आज के मैं अखबारात देख रहा था, जुमेरात के अखबारात देख रहा था। इनमें बहुत ही दिलचस्प चीज़ें, बहुत अहम खबरें आज शाये हुई हैं। तो मैं ज़रा कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। ये ख़ास तौर पर आइंदा इंतखाबात का एक मंजरनामा, इन चीज़ों को, इन ख़बरों को देखकर आइंदा जो मंजरनामा है वो दिखाई दे रहा है। आप देखिए, आज से कोई 10 साल के बाद जब हम पुराने अखबारात निकाल कर देखेंगे, जब आज से 10 साल के बाद फिर इलेक्शंस हो रहे होंगे, तो फिर हम देखेंगे कि पिछले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें क्या माहौल था। और उस वक्त अगर कोई एक सियासी जमात कहेगी हमारे साथ तो ये सलूक हो रहा था, कोई दूसरी जमात कहेगी कि जी हम ये कर रहे थे या हमने ये नहीं किया था। तो ये अखबारात अगर आज के अखबारात निकाल कर देखें जो आजकल हो रहा है, तो एक पूरा मंजरनामा उस वक्त के लोगों के जहन में खिंच जाएगा, उसकी आंखों में पूरा एक मंजरनामा आ जाएगा कि उस वक्त माहौल इलेक्शन का क्या था। तो इसीलिए ये मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, जिसमें कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है वो भी शामिल है। इसमें यह भी शामिल है कि इमरान खान कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, नवाज शरीफ कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उसके अलावा ये कि तहरीक इंसाफ के 63 बड़े बड़े उम्मीदवारों को आउट किया गया है। उनमें चंद बड़े नाम कौन कौन से हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और क्यों नहीं ले सकेंगे। तो ये मैं आपके सामने चीज़ें रखता हूँ। तो आज के अखबार से कुछ आम खबरें। एक तो देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि ऑडियो, किसी की ऑडियो रिकॉर्ड करने के हवाले से, उसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं है। अगर कोई हुकूमती एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो गैर कानूनी है। ये वज़ीर आज़म ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया, और उस पर फिर जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जो भी आता है वो ये कह देता है कि टेप की इजाज़त नहीं है। फिर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? जब हर कोई ये कह रहा है कि जी गैर कानूनी तौर पर किसी को टैपिंग की इजाज़त नहीं है, तो फिर कर कौन रहा है? तो ये तमाम अखबारात ने इस प्रोसीडिंग को आज रिपोर्ट किया हुआ है, और दुनिया की भी सुपर लीड जो है वो यही है। फिर इंतखाबात के हवाले से देखिए, सराजुल हक साहब जो हैं वो दीर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमजा शहबाज, अलीम खान, यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, शफकत महमूद ये लाहौर से जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। शेख रशीद ने रावलपिंडी के 2 हल्कों में कागजात जमा कराए हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इलेक्शन तो लड़ना चाहते हैं लेकिन उनको इलेक्शन लड़ने दिया नहीं जाएगा। वो कौन से हैं, उनके नाम मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और JUI ये दोनों कह रहे हैं कि जो कागजात नामजदगी वापस करने की तारीख है ये बढ़ाई जाए। दरअसल ये मुतालबा है इलेक्शन को आगे बढ़ाने का, क्योंकि जब आप शेड्यूल में तब्दीली चाहते हैं तो जब कागजात नामजदगी वापस करने की तारीख बढ़ाई जाएगी तो फिर बाकी चीज़ें भी आगे की जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली कर दी जाए। इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली की जाएगी तो 54 दिन वाला फॉलो नहीं हो सकता, 54 दिन में वाला फॉलो नहीं हो सकता, तो फिर इलेक्शन आगे ले जाने पड़ेंगे। तो मुत्तहिदा और JUI ये बाय ऑल मीन्स ये चाहते हैं कि इलेक्शन को किसी तरह डिले कर दें। ये उनका पुराना मुतालबा है, खासतौर पर JUI का पुराना मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो डिले किए जाएं। अब वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने देखा कि जी किसी सूरत डिले नहीं हो पा रहे, तो वो कह रहे हैं कि जी कागजात नामजदगी की का तारीख ही कम से कम बढ़ा दें, यानी कुछ तो ताख़ीर हो, कुछ तो आगे बढ़े। ये उनका जो है वो कहना है। अच्छा देखिए, GHQ गेट पर हमले का केस है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, और इन 63 रहनुमाओं को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त नहीं होगी। ये कौन से 63 लोग हैं? इनमें जनाब जरताज गुल वज़ीर भी हैं, इनमें उमर अयूब ख़ान भी हैं, इनमें मियाँ फ़ारूक हबीब भी हैं, इनमें हम्माद अज़हर, जुल्फ़ी बुखारी, ज़ैन कुरैशी, उस्मान डार, कर्नल अजमल साबिर, राजा उस्मान सईद बसरा, अशरफ खान सोहना, सिकंदर ज़ेब, राजा राशिद हफीज़, आरिफ अब्बासी, मलिक तैमूर मसूद, वासिक कयूम, चौधरी जावेद कौसर, चौधरी साजिद एजाज खान जैज़ी, सैमुल याकून और इन बाकी लोगों के वारंट हासिल किए गए हैं। ये वो लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कराने का फ़ैसला किया गया है और ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इसमें अब मियाँ फ़ारूक हबीब का नाम भी शामिल है। मुझे नहीं पता कि इनका नाम जो है वो किस में क्यों शामिल है, और ये वही फ़ारूक हबीब है या कोई और फ़ारूक हबीब है? ये मियाँ फ़ारूक हबीब। बहरहाल इसमें देखिए, ख़ास तौर पर जो लोग, अभी हमने एक ऑनलाइन जलसा देखा था उसमें जो लोग अपीयर हुए थे, जो रूपोश हैं और मंजर आम पर नहीं आ रहे, अदालतों में पेश भी नहीं हो रहे, तो उन लोगों को इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। अब इसमें उस्मान डार का नाम भी शामिल है। तो ये लोग इलेक्शन नहीं लड़, उस्मान डार तो खैर वैसे भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनकी वालदा इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन बहरहाल इन सारे लोगों के, उमर अयूब को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, जरताज गुल को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो अब और भी लोग हैं जिनके नाम मैंने आपको बताएं, ये सारे इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और इंतखाबी दौर से बाहर होंगे।
अब आप देखिए कि जब ये लोग सारे इनके घेरा तंग किया जा रहा था, तो उस वक्त भी हमने बताया था कि ये इन हलकों में जहाँ जहाँ से ये इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ पर नून लीग को फ़ायदा होगा। और नून लीग इन हलकों में, यानी आप देखिए ना कि अगर फ़ारूक हबीब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो आबिद शेर अली को फ़ायदा होगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए शेख रशीद को इलेक्शन न लड़ने दिया जाता तो, लेकिन उनका चिल्ला कामयाब रहा है, अगर उनको इलेक्शन लड़ने ना दिया जाता तो फिर यहाँ से हनीफ अब्बासी को फ़ायदा होता और पिंडी के दूसरे लोगों को फ़ायदा हो जाता। तो ये हल्के जो हैं यहाँ से बाकी लोग, अब नून लीग के बाकी लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो ये तो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है मुश्किल तरीन इलेक्शन है उनके लिए, तो उनके 63 रहनुमाओं के वारंट जो है या तहरीक इंसाफ और चंद दूसरे लोगों के वारंट जो हैं वो, अब चूँकि कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जो तहरीक इंसाफ छोड़ भी गए हैं। अच्छा जनाब, निगरान वज़ीर इत्तलात इस सिलसिले में ये कह रहे हैं कि इंतखाबात में कोई दुश्वारी या ख़तरा नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने वादे के मुताबिक शेड्यूल जारी कर दिया। ये जो शिकायतें हो रही हैं ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि शिकायत जो हैं ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो तहरीक इंसाफ के लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे कागजात नामजदगी छीन लिए गए, कोई कह रहा है कि जी हमें ये रुकावटें हैं वो रुकावटें हैं, वो कहते हैं ये सियासी कल्चर का हिस्सा है, इसलिए इसको कोई बहुत ज़्यादा संजीदा लेने की बात नहीं है। एक खबर चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर में दस्ती बम हमले से मुतल्लिक़ तमाम अखबारों ने इसको रिपोर्ट किया है, जिसमें 2 पुलिस एहलकार और 1 मुलाजिम ज़ख्मी होने की रिपोर्ट है। अच्छा जनाब, एक और ख़बर यह है कि PTI पार्लियामेंटेरियंस जो है उसने भी वो भी रजिस्टर हो गई है, परवेज़ खटक साहब की PTI पार्लियामेंटेरियंस। इसमें परवेज़ खटक चेयरमैन होंगे और महमूद खान वाइस चेयरमैन होंगे। अब मुझे नहीं पता कि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए हैं या नहीं हुए, मैं वैसे इसको भी चेक भी करता हूँ। मैं शायद खबर मुझसे स्किप हो गई होगी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ तो इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ने देती है, वरना तो उसको निशान ही नहीं देती। वो कहती जनाब आपका कोई निशान नहीं है, आपकी पार्टी का तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही सही नहीं हुआ। तो आई एम श्योर कि PTI पार्लियामेंटेरियंस का पूरे मुल्क में ज़बरदस्त, पंजाब समेत और सिंध समेत तमाम सूबों में इनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो हो चुके होंगे, वो हो गए होंगे, तभी ये इलेक्शन तभी इनकी पार्टी को रजिस्टर किया गया है और तभी ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने हैं। लेकिन इसको मैं मज़ीद चेक कर लेता हूँ। अच्छी, इसके अलावा जो पार्टी रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो एक और ख़बर जो है वो लगी हुई है, वो है कि इलेक्शन कमीशन में 175 सियासी जमातें रजिस्टर हो गई हैं और उनकी जो फहरिस्त है वो जारी 175 सियासी जमातें जो रजिस्टर्ड है उनकी फहरिस्त जारी की गई है और उसमें बताया गया है कि कौन सी सियासी जमात किसके नाम पर रजिस्टर है। मसलन इस जमात इस्लामी सिराजुल हक के नाम पर रजिस्टर है, अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के नाम पर रजिस्टर है, नून लीग नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि और जो तहरीक इंसाफ में इमरान खान के नाम पर रजिस्टर है। अब देखना यह है कि कोई शख्स अगर नाअहल हो जाता है, इलेक्शन नहीं लड़ पाता और उसको सज़ा हो जाती है, तो क्या उसकी जमात पर भी उसका इम्पैक्ट आता है या नहीं आता? आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ के केस में हमने देखा था जब नवाज शरीफ को सज़ा हो गई थी तो उनकी जमात बरकरार रही थी। तो इस लिहाज से अगर तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान को सज़ा हो जाती है या वो नाअहल हो जाते हैं तो उनकी जमात पर पाबंदी उस प्रेसिडेंट यानी नून लीग पर नहीं लगी तो शायद इस पर भी ना लगे। लेकिन बहरहाल ये सवाल लोगों के जहनों में ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ चूँकि इमरान खान के नाम पर रजिस्टर है और इमरान खान अगर नाअहल हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ भी कहीं कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल तो नहीं हो जाएगी या उस पर पाबंदी तो नहीं हो जाएगी। ये सवाल भी लोगों के जहनों में मौजूद है। अच्छा जी, असद कैसर साहब की रिहाई अमल में आ गई है और साथ ही गंडापुर साहब जो हैं, गंडापुर बरादरान और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर, इनकी भी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। तो ये भी 2 तहरीक इंसाफ के लिए बहरहाल डेवलपमेंट्स हैं। निगरान वज़ीर आज़म जो है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने कहा कि जनाब निज़ाम जो है वो आइन के मुताबिक चलता है, किसी भी लीडर को सियासी पार्टी ने जेल में नहीं डाला है। जो इमरान खान है वो किसी फरमान के तहत जेल में नहीं है, बल्कि वो अपने किए के नतीजे में जेल में है। जो उन्होंने किया है, जलाओ घेराव करेंगे तो जेलें तो भुगतना पड़ेंगी। ये इमरान खान के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने बयान दिया है। आ जाइए अब जनाब कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। तो इमरान खान ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। अगर उनको इलेक्शन लड़ने दिया गया, अगर उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया गया तो वो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे जनाब मियाँ वाली से, वो इलेक्शन लड़ेंगे इस्लामाबाद से। 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया है, लाहौर, इस्लामाबाद और मियाँ वाली। जबकि नवाज शरीफ साहब ने भी 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। एक उन्होंने फैसला किया कि वो मानसहरा से लड़ेंगे और दूसरा उन्होंने फैसला किया है कि वो लड़ेंगे
लाहौर से, और लाहौर के पुराने हलके से जहाँ से वो पहले लड़ते हैं NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ जो हैं वो NA 123 से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। ये वही हलके हैं जहाँ से पहले वो इलेक्शन लड़े हैं। और शहबाज शरीफ साहब इसके अलावा एक प्रोविंशियल असम्बली का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी कि अगर उनका वज़ीर आला बनने का इरादा होता है तो वो सूबाई असम्बली के का सीट भी उनके पास होनी चाहिए। तो वो NA 123 शहबाज शरीफ और साथ में एक सूबाई असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि नवाज शरीफ NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। तो नवाज शरीफ साहब के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि उनकी ताहयात नाअहली जो है वो 2 जनवरी को ख़त्म होने का काफ़ी हद तक इम्कान पैदा हो गया है, क्योंकि 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केस लगा दिया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब आ जाएंगे तो जनाब ताहयात नाअहली से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है वो ये जो केस है, और इसका इश्तहार भी शाया हो गया है। और चीफ जस्टिस इब्राहिम में 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो 2 जनवरी को अरकान पार्लियामेंट की नाअहली पर समाअत करेगा। मुख्तलिफ दरखास्तें आई हुई थी इस पर, और इस पर चीफ जस्टिस ने पिछले दिनों रिमार्क्स भी दिए थे और ये केस भी मुकर्रर हुआ, और ये भी हिदायत की थी कि इससे इलेक्शन शेड्यूल मुतासर नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन शेड्यूल से पहले पहले जो है वो नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म होने के मुझे काफ़ी हद तक इम्कानात नज़र आ रहे हैं। तो सत्ते खैर हैं जनाब, नवाज शरीफ साहब के लिए कोई मसला नहीं है। वो जो है वो सीधे सीधे पार्लियामेंट में जाने और वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठे दिखाई देते हैं। अच्छा, इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने एक अपनी जो लाइन है वो नहीं छोड़ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बहुत ही जो यकसुई के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक ही नुक्ते पर अपनी कैंपेन चला रहे हैं, और वो ये है कि मुझे क्यों निकाला। वो कहते हैं जी, नवाज शरीफ साहब ने कल भी कहा है कि मुझे हटाने का मकसद ऐसे शख्स को इक़्तिदार में लाना था जिसके पल्ले कुछ ना था, उसको लाने के लिए मुझे हटाया गया। तो फिर नवाज शरीफ साहब से पूछना चाहिए कि इसको जब हटाया गया तो किसको लाने के लिए हटाया गया? यदि आपको हटाया गया तो उसे लाया गया, उसे हटाया गया तो किसे लाया जा रहा है? मतलब फिर सर्कल मुकम्मल करें ना नवाज शरीफ साहब। ऐसे तो नहीं है कि आप आधी बात करें और कहें कि जी मुझे हटाया गया क्योंकि उसको लाना था, तो भाई फिर उसको हटाया गया क्योंकि आपको लाना था, तो बात तो मुकम्मल करें। तो फिर वो कहते हैं कि जी हमारे हमसाए चांद पर पहुंच गए, हम ज़मीन से नहीं उठ पा रहे, और मुंतखब वज़ीर आज़म को कहाँ ऐसे घर भेजा जाता है। तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर इलेक्शन कैंपेन एक ही नुक्ते पर हो रही है कि जनाब ऐसे तो मुझे नहीं निकाला जाना चाहिए था जैसे मुझे निकाला गया, और वो कह रहे हैं कि जी चूंकि मुझे निकाला गया इसलिए मुझे वापस लाया जाए। तो यही बात इमरान खान भी कह सकते हैं कि चूंकि मुझे निकाला जाए इसलिए मुझे वापस लाया जाए। आज के अखबारात में एक और ख़बर भी लगी हुई है, और वो खबर है निगरान हुकूमत ने बिजली 1 रुपये 15 पैसे महंगी कर दी, और इसको डॉन ने अपनी लीड के तौर पर यानी टॉप न्यूज़ बनाया है कि जी पावर टैरिफ्स फॉर ऑल रेज्ड बाय ₹1.15। तो ये बाकी अखबारात ने तो इसको इस खबर को कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी, 2 कॉलम की खबर लगाया है ज़्यादातर अखबारात ने या सिंगल कॉलम, लेकिन डॉन ने बहरहाल इसको अपनी मेन हेडलाइन बनाया है। तो जनाब ये मैंने जैसे कि शुरू में कहा था कि आज के अखबारात को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि इलेक्शन किस तरफ को जा रहे हैं और किधर का रुख कर रहे हैं और हालात और वाक़यात क्या बन रहे हैं। तो ये आपको अंदाज़ा हुआ कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है, किसको इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है, कौन इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो इलेक्शन लड़ने से पहले ही उल्टा दिए गए हैं, और तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जो नाम हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। हालात इस किस्म के हो गए हैं। अब देखिए ये इलेक्शन किस तरह किस अंदाज में एग्जीक्यूट होता है। बहरहाल निगरान वज़ीर इत्तलात की बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए। वो कहते हैं जी शिकायत तो सियासी कल्चर का हिस्सा हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।